बीएड द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रभजीत सिंह आपको बीएड सेकेंड ईयर का फोर्थ पेपर समावेशी विद्यालय का निर्माण और सर्जन पढ़ा रहा हूँ। और इसके अंदर हमने समावेशी शिक्षा की अवधारणा के बारे में देख लिया था। 2 क्लासों के अंदर हमने पिछली बार देखा है समावेशी की अवधारणा, समावेशी की अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। तो समावेशी शिक्षा के बारे में हमने यह देखा कि समावेशी शिक्षा सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों के लिए समान रूप से होती है। तो समानता के अधिकार के आधार पर यह काम करती है कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा होनी चाहिए। तो सामान्य बालकों के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा बालक भी इसके अंदर सामान्य बालक के साथ बैठ करके अध्ययन करता है। तो इसमें उद्देश्य हमने देखे थे कि अक्षम बालकों के लिए शिक्षा, उनके लिए उनके विकास के लिए शिक्षा, और उसके अंदर हमने पाठ्यक्रम में सुधार के लिए पाठ्यक्रम में भी सुधार करना पड़ेगा। अपने को पाठ्यक्रम ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो सामान्य बालक के लिए भी उपयोगी हो, पिछड़े बालक के लिए उपयोगी हो और प्रतिभाशाली बालक के लिए भी उपयोगी हो। क्योंकि इस विद्यालय के अंदर जो समावेशी विद्यालय के अंदर होते हैं उसमें सभी प्रकार के बालक आएंगे। तो इसमें पिछड़ा बालक भी आएगा, सामान्य बालक भी आएगा और प्रतिभाशाली बालक भी आएगा। तो वह पाठ्यक्रम का इस प्रकार से हमें बनाना पड़ेगा, पाठ्यक्रम को इस प्रकार से व्यवस्थित करना पड़ेगा कि कोई भी बालक न तो अधिक कठिन हो पाठ्यक्रम, न ही अधिक सरल हो, कि ताकि इतना सरल न हो कि प्रतिभाशाली बालक के लिए वो बिल्कुल आसान हो जाए और इतना कठिन न हो कि उसमें जो पिछड़े बालक हैं वो उसको समझ न पाए। तो इसी प्रकार से शिक्षण विधियों के लिए भी करना पड़ेगा। शिक्षण विधियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए, नवाचार लाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमें समावेशी शिक्षा के लिए कई प्रकार के परिवर्तन करने होते हैं। इसी प्रकार के से हम विद्यालय के अंदर भी इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अक्षम बालकों को प्रवेश दिया जा सके, उसके लिए भौतिक संसाधन उपलब्ध हो सकें। तो इसी प्रकार से हमने उद्देश्य भी देखे थे और उसकी आवश्यकता देखी थी। तो अब जो समावेशी शिक्षा है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, उसके आधार पर हम इसके सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि 4 प्रकार की शिक्षा, जैसे अपने पता है कि सामान्य शिक्षा होती है, विशिष्ट शिक्षा होती है, और विशिष्ट शिक्षा में भी 2 प्रकार के बालक होते हैं, एक पिछड़े बालक हैं और एक विकलांग बालक। जो पिछड़ा बालक है चाहे वो मानसिक रूप से विकलांग है चाहे वो शारीरिक रूप से विकलांग है, उसके लिए एक स्पेशल स्कूल है। और जो प्रतिभाशाली बालक है उनके लिए भी स्पेशल स्कूल है जो उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से हम जैसे नवोदय स्कूल है वो प्रतिभाशाली बालक के लिए उपयोगी है। तो इसी प्रकार से विशेष बालकों के लिए विशेष स्कूल होते हैं, विशेष विद्यालय होते हैं। तो इसी प्रकार से आगे एक और स्कूल शिक्षा आती है जो इंटीग्रेटेड शिक्षा के नाम से जानते हैं। इंटीग्रेटेड और समावेशी शिक्षा, इसमें थोड़ा सा अंतर है। कई बार हम एक मान लेते हैं कि इंटीग्रेटेड स्कूल के अंदर भी हम दूसरे विशिष्ट बालकों का अध्ययन करवाते हैं, लेकिन वहाँ प्रवेश दे दिया जाता है, वहाँ उतनी सुविधा नहीं होती। कुछ समय के लिए उसको क्या सामान्य बालकों के साथ एक कैंपस में लाया जा सकता है। तो अलग अलग पाठ्यक्रम चलते हैं। लेकिन समावेशी शिक्षा एक शिक्षा का एकीकरण है, उसके अंदर सभी प्रकार के बालक आएंगे, चाहे वो, और उनको ये प्रयास किया जाता है कि वो अपने पास वाले विद्यालय में, चाहे वो कैसा ही बालक है, मानसिक रूप से मंद है या शारीरिक रूप से विकलांग है, उसको अपने पास वाले विद्यालय में प्रवेश दे करके वो अपने साथियों के साथ बैठ करके अध्ययन कर सके। तो इस प्रकार से हम उद्देश्य और आवश्यकताएं देख ली थी। तो ये समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसके बारे में हम आज सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, तो इसमें है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। तो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत करेंगे। तो समावेशी शिक्षा के किस सिद्धांतों पर कार्य करती है, किस प्रकार से वो इस कार्य करने के लिए है, तो सिद्धांतों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला सिद्धांत है प्रत्येक बालक व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है। प्रत्येक बालक
व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है। तो ये एक सिद्धांत हो गया, प्रत्येक बालक व्यक्तिगत रूप से भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हो गया कि हम जानते हैं कि प्रत्येक बालक है वो, प्रत्येक व्यक्ति है वो एक दूसरे से भिन्न होता है। तो इसी भिन्नता के आधार पर समग्र शिक्षा कार्य करती है कि प्रत्येक बालक भिन्न होता है, उसकी योग्यता भिन्न होती है, उसकी बुद्धि लब्धि भिन्न होती है और उसकी रुचियाँ भिन्न होती है, उसका शारीरिक संगठन जो गठन है वो भिन्न होता है। तो इसी प्रकार की उसकी आवश्यकताएं भिन्न होती है, क्योंकि अक्षम बालक है वो पिछड़ा बालक हो सकता है, प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, तो उसकी आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। तो इसमें हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, विशेष आवश्यकता वाला बालक। तो जो विशेष आवश्यकता वाला बालक है वो अपने व्यक्तिगत रूप से भिन्न है। तो समग्र शिक्षा व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख करके व्यवस्था की है कि समग्र शिक्षा में जो प्रत्येक बालक है वो भिन्न है, वो वहीं पर एक ही विद्यालय में, उसी विद्यालय में सभी बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जाता है, उसकी प्रतिभा का, उसकी योग्यता का ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार से ये एक व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कार्य करती है। दूसरा है, इसमें है माता पिता द्वारा सहयोग प्राप्त करना। माता पिता द्वारा सहयोग प्राप्त करना। तो सामाजिक शिक्षा है वो, उसमें माता पिता का सहयोग लिया जाता है, क्योंकि कई बार जो पिछड़ा बालक होता है, मंदबुद्धि बालक होता है, तो उसमें उनको लगता है कि ये बालक सामान्य विद्यालय में अध्ययन नहीं कर सकता और उसके लिए विशेष विद्यालय उपलब्ध नहीं होते। तो उनको ये जानकारी नहीं होती कि समावेशी विद्यालय की शिक्षा के लिए हम अपने पास वाले विद्यालय में बालक का प्रवेश कर सकते हैं। इसके लिए उसको जागरूक किया जाएगा, उस माता पिता को जागरूक किया जाएगा, उसका सहयोग लिया जाएगा कि वो अपने बालक को अपने पास वाले विद्यालय में प्रवेश करवाएं। इस प्रकार से माता पिता का द्वारा भी सहयोग प्राप्त किया जाता है। तीसरा है भेदभाव रहित शिक्षा। भेदभाव रहित शिक्षा। सामान्य शिक्षा भेदभाव रहित होती है, इसमें किसी प्रकार का जाति लिंग आधार पर, शारीरिक संगठन के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। इसमें सभी बातों को समान रूप से और समान कक्षा में बता करके शिक्षा दी जाती है। तो ये एक भेदभाव रहित शिक्षा के रूप में कार्य करता है और इस भेदभाव रहित शिक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर जो 4 है, आवश्यकता वातावरण नियंत्रणपूर्ण होना या आवश्यकतापूर्ण होना भी कह सकते हैं कि वातावरण ऐसा दिया जाता है, बालक को ऐसा वातावरण दिया जाता है जिस प्रकार की उसको आवश्यकता हो, प्रत्येक बालक के लिए वो नियंत्रण में हो, कंट्रोल में हो, ताकि प्रत्येक बालक उसके अंदर शिक्षा ग्रहण कर सके। उसको वातावरण के अंदर भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाना है। मानवीय संसाधन के रूप में यदि किसी की स्टाफ वगैरह की प्रशिक्षित टीचर की ज़रूरत है, किसी को प्रशिक्षण की ज़रूरत है टीचर को, तो उसके लिए वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो वातावरण नियंत्रण में हो, वातावरण आवश्यकतापूर्ण हो, इस प्रकार का प्रयास इस समाज शिक्षा के अंदर किया जाता है। तो ये आवश्यकता नियंत्रण या वातावरण नियंत्रण के आधार पर कार्य करती है। अशक्त एवं बाधित। अशक्त एवं बाधित बालक भी समाज का एक अंग।
समावेशी शिक्षा यह मानती है कि जो अक्षम बालक हैं, विकलांग बालक हैं, अशक्त बालक हैं या बाधित बालक हैं, तो वो भी एक समाज का अंग है और उनके लिए भी उनको भी विकास की ज़रूरत है, उनको भी उसका अपना अधिगम करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से समाज शिक्षा में अशक्त और बाधित बालकों को भी शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है और उनको माना जाता है कि ये भी समाज में भागीदार हो सकते हैं और इनको भी समाज में रहने का हक है और अपना विकास करने का हक है। इस प्रकार से अशक्त और बाधित बालकों को समाज का एक अंग मान करके ये समाज शिक्षा कार्य करती है। 6 नंबर है समानता के अधिकार। समानता के अधिकार की रक्षा। समाज शिक्षा समानता के आधार पर कार्य करती है कि शिक्षा प्राप्त करना सभी का अधिकार है, सभी का समान रूप से अधिकार है। सभी को, चाहे वो बालक किसी भी प्रकार का है, चाहे वो किसी भी समाज का है, किसी प्रकार की उसमें व्यक्तिगत भिन्नता है, उसको समान रूप से सभी बच्चों के साथ मिलकर के शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। तो वो समानता के अधिकार पर कार्य करती है कि सभी बालक, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, उसको हम समान रूप से शिक्षा प्रदान कर सकें। तो समानता के आधार पर वो कार्य करती है। 7वां पॉइंट है समान अवसर व भागीदारी। इस सिद्धांत है जो समान अवसर और भागीदारी, ये भी थोड़ा सा ऊपर वाले से मिलता जुलता है कि समानता का समान अवसर, सभी बालकों को समान अवसर मिले और सभी बालक समाज में रह करके अपनी समान रूप से भागीदारी दे सकें और समान रूप से वो समाज में रह करके नागरिक देश के विकास में भागीदार बन सके। तो इसी प्रकार से वो समान अवसर उपलब्ध करवाना और समान रूप से वो भागीदार हो सके देश के विकास के लिए, इस सिद्धांत पर कार्य करती है। 8वां जो पॉइंट है वो है उत्तरदायित्व का सहयोग की बात। उत्तरदायित्व व सहयोग का सिद्धांत। तो समावेशी शिक्षा एक उत्तरदायित्व के रूप में कार्य करती है और सहयोग में कार्य करती है। इसके अंदर सभी प्रकार के माता पिता का उत्तरदायित्व है, वहाँ के समाज में रहने वाले लोगों का उत्तरदायित्व है, अध्यापक का उत्तरदायित्व है कि वो बालकों के विकास में सहयोग करें और जो प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि वो इस समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए नई नीतियाँ लेके और नए नए नियम लागू करें। इस प्रकार से आपस में उत्तरदायित्व का और सहयोग के सिद्धांत पर ये कार्य करती है। तो इस प्रकार से हमने सिद्धांत देखे कि पहला सिद्धांत है प्रत्येक बालक व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर सिद्धांत हो गया। माता पिता का सहयोग आवश्यक है, माता पिता को जागरूक करना, माता पिता को मोटिवेट करना कि वो अपने बालकों को शिक्षा ग्रहण करवाएं। और तीसरा है भेदभाव रहित शिक्षा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और वातावरण नियंत्रणपूर्ण होना या आवश्यकता होना, वातावरण इस प्रकार का विद्यालय हो कि वो बालक, अक्षम बालक है, वो उसके अंदर शिक्षा ग्रहण कर सके। अशक्त और बाधित बालक भी समाज का है। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि जो बाधित या अक्षम बालक हैं वो भी समाज का एक अंग मान करके उसको शिक्षा ग्रहण करवाना है। आगे समानता के आधार पर कार्य करती है कि समानता के अधिकार की रक्षा होती है और समान अवसर और समान भागीदारी, सभी को समान अवसर मिले और उसको अपने भागीदारी निभाने का मौका मिले। उत्तरदायित्व सहयोग की भावना कि समाज शिक्षा को सफल बनाने के लिए आपस में उत्तरदायित्व होना चाहिए, अध्यापकों का, विद्यालय का, उसके समाज का, प्रशासन का, माता पिता का, तो आपस में सहयोग करना चाहिए ताकि समाज शिक्षा सफल हो सके। इसी सिद्धांत पर वो कार्य करते हैं। तो ये हमने सिद्धांत देखे थे। इस प्रकार से आगे हम इसके महत्व के बारे में देखेंगे। आगे हम समाज शिक्षा का महत्व के बारे में देखेंगे।
तो महत्व इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, तो नंबर 1 है समानता की पालना, क्योंकि समावेश शिक्षा के अंदर समानता का अधिकार है या समानता है उसका पालन होता है। तो समावेश शिक्षा में सभी बालक एक साथ बैठ करके समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम होता है, सभी के लिए एक प्रकार की व्यवस्था होती है। तो इसमें आवश्यकताओं को तो ध्यान में रखा जाता है, लेकिन एक साथ बैठ करके एक पाठ्यक्रम अध्ययन किया जाता है। तो पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत लचीलापन तो आवश्यक होता है, क्योंकि कुछ पिछड़े बालक होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं, तो वो एक थोड़ा बहुत उसका लचीलापन आवश्यक है। लेकिन एक साथ बैठ करके अध्ययन करना और एक पाठ्यक्रम को अध्ययन करना, जिससे कि समानता की जो अधिकार है उसकी पालना होती है, समानता की पालना होती है, सभी को शिक्षा प्राप्त होती है। तो इसका एक प्रकार से समानता का पालन होता है। दूसरा है दूरियां मिटाने में सहायक। दूरियां मिटाने में सहायक। दूरियां मिटाने में सहायक इस प्रकार से है, क्योंकि कई पिछड़े बालक हैं, विकलांग बालक हैं, अंधे बालक हैं, तो वो अपने पास उनके पास विद्यालय नहीं है, आसपास स्पेशल स्कूल नहीं है, शेष स्कूल नहीं है, तो वो दूरी के कारण उस विद्यालय में नहीं जा पाते। तो इस प्रकार से जब वो समावेश शिक्षा के रूप में अपने पास वाले विद्यालय में अध्ययन करेंगे, तो उनके लिए दूरियां मिटाने का कार्य करेगी समावेश शिक्षा, क्योंकि वो अपने पास वाले विद्यालय में जो चीज़ दूर के स्कूलों में मिलेगी वो वहीं मिल सकती है। तो एक प्रकार से वो दूरियां मिटाने में सहायक होता है, तो वह अपने पास वाले विद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो एक प्रकार से समावेश शिक्षा है वो दूरियां मिटाने में सहायक होती है। तीसरा है माता पिता के सपने सच। माता पिता के सपने सच होना। जो अक्षम बालक होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, उनके जो माता पिता होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा बालक सामान्य बालक नहीं है, वो सामान्य बालकों के साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। तो वो एक प्रकार से उनके जो सपने हैं वो अधूरे रह जाते हैं कि हमारा बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास विशेष सुविधाएँ नहीं होती, वो अपने बालकों को विशेष विद्यालय में नहीं भेज सकते, दूर नहीं भेज सकते, कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। लेकिन जब समावेश शिक्षा के तहत वो अपने पास वाले विद्यालय में अध्ययन करेगा और उसके अंदर उसी प्रकार की सारी सुविधाएँ मिलेगी, तो माता पिता के सपने सच होंगे। विकलांग बालकों के सब माता पिता हैं, उनके सपने सच होंगे और वो भी अपने बालकों को शिक्षा ग्रहण करवा सकेंगे। इस प्रकार से इसका जो महत्व है कि माता पिता के जो विकलांग बच्चों के जो माता पिता है उनके सब सपने हैं वो सच होंगे। नंबर 4 है शैक्षिक एकीकरण। शैक्षिक एकीकरण। शिक्षा का एकीकरण होता है, क्योंकि एक समावेशी शिक्षा के अंदर सामान्य बालक भी अध्ययन करते हैं और विशिष्ट बालक भी अध्ययन करते हैं। उनके लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं और भौतिक संसाधन होते हैं वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो जब सामान्य और समावेशी जो विशिष्ट बालक हैं वो एक साथ अध्ययन करते हैं, तो एक प्रकार से शिक्षा का एकीकरण होता है। सभी प्रकार के बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं और एक ही प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो शैक्षिक एकीकरण होता है। तो समावेश शिक्षा जो वह शैक्षिक एकीकरण के लिए भी सहायक है। नंबर 5 है सामान्य मानसिक विकास। तो समावेश शिक्षा के अंदर जो पिछड़े बालक हैं उनके अंदर मानसिक रूप से विकास करने का प्रयास किया जाता है, उसका अधिक से अधिकतम स्तर है वो उच्च करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से समावेश शिक्षा के आधार पर
हर बच्चे का एक मानसिक विकास करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रतिभाशाली बालक है तो उनके लिए तो अलग से वो कुछ एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो पिछड़े बालक हैं उनको कम से कम वो सामान्य रूप से अपना मानसिक विकास कर सकें, सामान्य जीवन जी सकें, इस प्रकार का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से सामान्य मानसिक विकास में भी ये सहायक है। नंबर 6 है सामाजिक एकीकरण। सामाजिक एकीकरण में सहायक। समावेशी शिक्षा है वो सामाजिक एकीकरण में भी सहायक है, क्योंकि समाज का जो आसपास का समाज के सभी बच्चे एक साथ अध्ययन करेंगे, एक साथ रहेंगे, तो उस बालक उस समाज के अंदर कई प्रकार के जाति लिंग के आधार पर होंगे। तो जब एक साथ अध्ययन करेंगे तो समाज के जो बालक एक साथ खेलेंगे, पढ़ेंगे, तो उनके लिए एक सामाजिक एकीकरण भी होगा। क्योंकि विद्यालय में अपने कहते हैं कि विद्यालय लघु समाज की श्रेणी में आता है, उसको लघु समाज कहा जाता है, क्योंकि समाज का हर एक वर्ग का जो बालक है वहाँ शिक्षा ग्रहण करता है। तो सामाजिक एकीकरण से समाज का जब प्रत्येक बालक वहाँ शिक्षा ग्रहण करेगा, अपने सहपाठियों के साथ शिक्षा ग्रहण करेगा, खेलेगा और अपना स्कूल का जो जीवन बिताएगा, तो उसमें वो सामाजिक एकीकरण भी में भी सहायक होगा और समाज के अंदर वो रह करके समाज की गतिविधियों को सीखेगा, एक दूसरे की समाज की गतिविधियों को सीखेगा। तो सामाजिक एकीकरण में भी सहायक है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है सभी के लिए शिक्षा। सभी के लिए शिक्षा। इस पॉइंट को हमने उद्देश्य वगैरह में काफ़ी डिस्कस कर लिया कि सभी के लिए शिक्षा। तो सभी के लिए शिक्षा किस प्रकार से होगी, क्योंकि हर प्रकार का जो अयोग्य या योग्य या विशेष आवश्यकता वाला बालक है, शारीरिक रूप से अक्षम बालक है, मानसिक रूप से अक्षम बालक है, तो सभी के लिए वो क्या है शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी को समय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा, तो वो शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। समय सभी के लिए शिक्षा है वो समय शिक्षा दी जाती है, उसको दिया जाता है। इसी प्रकार से विविधता पर आधारित शिक्षा। विविधता पर आधारित शिक्षा। क्योंकि समाज है, देश है, हमारा देश विविधताओं से भरा है, इसमें कई प्रकार के जाति लिंग आधार पर और मानसिक रूप से बालक विचलित बालक, शारीरिक रूप से विचलित बालक हैं। इस प्रकार से वो क्या है विविधताओं पर आधारित बालक है। तो इन बालकों को समय शिक्षा के अंदर एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रवेश दे करके विविधता को कम करने का प्रयास किया जाता है। विविधता पर आधारित मतलब विविधता के आधार पर प्रवेश दे करके उसकी जो विविधता है, विशेष आवश्यकता है, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है, ताकि वो हर बालक सामान्य रूप से अध्ययन कर सके। तो प्रत्येक प्रकार की विविधता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, तो इन विविधताओं के आधार पर वहाँ पर प्रवेश दे करके उनको सामान्य बालकों के साथ अध्ययन करवाया जाता है। तो विविधता को कम करने का भी इसके अंदर है कि विविधताओं को कम किया जाए, विविधताओं के आधार पर उसको आवश्यकता की पूर्ति करके उसको सामान्य रूप से शिक्षा दी जा सके। आगे करेंगे अपने। तो आगे पॉइंट है जो अपना 9 नंबर, बाधा को कम करना। बाधा को कम करना। तो विद्यालयों के अंदर जो समय शिक्षा में प्रत्येक बच्चे की जो बाधा आती है, प्रॉब्लम आती है, उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। तो क्योंकि उसकी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, उसके लिए भौतिक संसाधन, उसके लिए शिक्षण विधियाँ, उसके लिए पाठ्यक्रम किस प्रकार का हो, ये सारी जितनी भी बाधाएं आती हैं, जैसे मान लो शारीरिक रूप से विकलांग बालक है, उसके लिए बैसाखी की व्यवस्था करना, रैंप की व्यवस्था करना, और इसी प्रकार से जो कम दिखाई देने वाले बालक है उनके लिए उसी प्रकार से उसको आगे बिठाने की व्यवस्था करना, उसके लिए चश्मे वगैरह की जांच करवाना और आंखों की जांच करवाना और चश्मे वगैरह भी उपलब्ध करवाना, ये सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर जितना भी हो सके उसकी बाधाओं को कम करने का प्रयास किया जाता है।
10 है जो अपने बाल केंद्रित उपागम, बाल केंद्रित उपागम। तो समग्र शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, बालक की आवश्यकताओं, बालक की योग्यताओं को ध्यान में रख करके किया जाता है कि बालक किस प्रकार की योग्यता रखता है, उसकी रुचि क्या है, वो किस प्रकार की रुचि रखता है। इस प्रकार से शिक्षा बाल केंद्रित है और बालक की योग्यता को ध्यान में रख करके ही शिक्षण कार्य कराया जाता है और शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। और मॉडल टीचिंग में ऐसा हुआ है कि बाल की योग्यता के आधार पर किया जाता है। आगे है सभी बालकों को प्रवेश की व्यवस्था। तो समावेशी शिक्षा के अंदर किसी भी प्रकार का बालक हो उसको प्रवेश करने की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय में प्रवेश के लिए मना नहीं किया जाता और इसमें ये कहा जाता है कि इस बालक के अंदर जितनी प्रकार की विशेष आवश्यकता है, जितनी भी कमियां उसको इस विद्यालय में दूर करने का प्रयास किया जाएगा, दूर किया जाएगा। तो सभी बालकों को प्रवेश देने की व्यवस्था इसके अंदर होती है। तो लास्ट पॉइंट है जो प्रासंगिक पाठ्यक्रम। है प्रासंगिक पाठ्यक्रम का अर्थ है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम उपयुक्त होना चाहिए सभी बालकों को। क्या है, जो पिछड़े बालक हैं, जो सामान्य बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं, पाठ्यक्रम ऐसा हो कि सभी के लिए उपयोगी हो, सभी उसके लिए अध्ययन कर सकें और न ज़्यादा कठिन हो न ज़्यादा सरल हो। तो एक लचीलापन भी उसके अंदर होना चाहिए कि विद्यालय के अंदर पिछड़े बालकों के लिए मूल्यांकन में दिक्कत न आए और प्रतिभाशाली बालकों को भी ऐसा लगे कि हमारे लिए भी इसके अंदर, और वो भी एक प्रकार से बोर न हो जाए इस पाठ्यक्रम से। इस प्रकार की व्यवस्था इस पाठ्यक्रम के अंदर की जाती है। तो इस प्रकार से हमने समाज शिक्षा की सिद्धांत और आवश्यकता, सिद्धांत और महत्व के बारे में अध्ययन किया। इस प्रकार से ये जो वीडियो है, तीन पार्ट बन चुके हैं। तो ये समावेशी शिक्षा का मेन कॉन्सेप्ट है कि उसका अवधारणा क्या है, अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है और उसमें किस सिद्धांत पे कार्य करती है, उसका महत्व क्या है इस वर्तमान के अंदर। तो इस प्रकार से इन वीडियो को अपने ध्यान से देखें ताकि ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इस कॉन्सेप्ट को जब क्लियर हो जाएगा तो हमें जो आगे की जो पाठ्यक्रम के बारे में, शिक्षक के बारे में या उसकी नीतियों के बारे में, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ, उसके बारे में RTE राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, उसमें क्या प्रावधान है, वो हमें आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको हम ध्यान से देखें। इसी के साथ हम कल समग्र शिक्षा के मॉडल या प्रतिमान देखेंगे। धन्यवाद।